गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो हम आज मेटल और नॉन मेटल के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा। अगर आप इस संपूर्ण वीडियो को खूब अच्छे तरह से देखते तो डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक्स खूब अच्छे तरह समझ में आएंगे। अगर आपको सभी टॉपिक्स समझ में आते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, तो आते हैं पॉइंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में अभी हमने देखा धातुओं की जो अभिक्रियाएं थी, किस किस तरह से अलग अलग तरह से उन्होंने रिएक्शंस किए। वाटर के साथ रिएक्शन किया, सॉल्टिक सोल्यूशन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। ठीक है ना, तो ये अलग अलग रिएक्शन हमने देखे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने देखा कि यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं, तो ऐसे मेटल्स जिनके बाह्यतम कक्षा परिपूर्ण होती है, यानी संतृप्त होती, सैचुरेटेड होती है। इट मीन्स जो उनके सेल होते हैं वो कंप्लीटली फिलअप होते हैं, एक कम सक्रिय होते हैं, अभिक्रिया कम करती हैं। ठीक है ना, रिएक्शन कम करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे हम एग्जांपल्स देते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे गैसेज हैं, जैसे जो गैस हैं, जैसे हीलियम हुआ। अब हीलियम को अगर हमने देखा, हीलियम को देखा जाए तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, संतृप्त है। इसका मतलब ये रिएक्शन कम करते हैं। उसके बाद हमने नियॉन को देखा, नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है। तो के और एल कोष इनका कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन से फिलअप है। फिर हमने यानी आर्गन को देखा, आर्गन को देखा तो इसका 18 है, तो 288, इसकी भी बाह्यतम कक्षा संतृप्त है। तो इनकी जो बाह्यतम कक्षा संतृप्त होती है यानी सैचुरेटेड होती है, एट दैट सिचुएशन दे कैन नॉट रिएक्ट इन ए मोर, मतलब ये अधिक अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा क्या होती है, संतृप्त होती है। तो जिन तत्वों, जिन धातुओं या जिन अधातुओं की बाह्यतम कक्षाएं संतृप्त होती हैं वो रिएक्शन कम करते हैं। अब आते हैं रिएक्शन अधिक कौन करते हैं, ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 सिचुएशंस होती है, या तो इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करके धनायन बनाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हमारे आयंस होंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो वो रिएक्शन जो फास्टली करते हैं, वो रिएक्शन फास्ट करते हैं क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा क्या है, सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है ना, सैचुरेटेड नहीं होने के नाते वो फटाफट अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में लेते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन है, सल्फर और क्लोरीन है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके बारे में हम देखते हैं कि मतलब अब आप ध्यान दीजिए, जिनकी बाह्यतम कक्षा संतृप्त होगी वो कम रिएक्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करेंगे, कम रिएक्शन करेंगे, वो कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन जो तत्वों के यानी जो धातु या धातुओं की बाह्यतम कक्षा संतृप्त नहीं होती है, ये काफ़ी अधिक रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हमने कुछ उत्कृष्ट गैसें लिए, जैसे अंग्रेजी में इसे इनरट गैस बोलते हैं। इसका रीजन क्या, इनकी बाह्यतम कक्षा क्या होती है, सैचुरेटेड होती है। जैसे हमने हीलियम लिया, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है 2 है। ठीक है, अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, फिर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के केस में कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे ये सैचुरेटेड हो गए। ठीक है ना, KLMn। दूसरा हमने एलिमेंट्स लिया नियॉन, नियॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 और 8, यानी 2 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में, एल कोष में। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है। 18 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए इनकी जो कक्षाएं वो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, मतलब इनके जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये सैचुरेटेड, यहाँ 2 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, इसीलिए एक कम क्रियाशील होते हैं, मतलब कम रिएक्शन करते हैं। अब आते हैं सोडियम, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। अब इसके बाह्यतम कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये टेंडेंसी क्या रखेगा, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा।
या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इन कंपैरिजन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन्स इट इज इजी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। इसलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे के और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम मैग्नीशियम में देखते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। अब यहाँ से भी देखते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको रिमूव करके मैग्नीशियम आयन में चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। फिर एल्युमिनियम का देखते हैं, इसका 13 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 आ जाएगा। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके 3 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम पोटेशियम को देखते हैं, जिसका 19 है, तो 2, 8, 8 और 1। अब यहाँ भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज इसको रिमूव करके आ जाएगा। कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम में इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2, 8, 8 और 2 है। यहाँ भी 2 आउटर पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको डोनेट कर देंगे। इसे जो हमारे मेटल्स होते हैं जब ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा और ये मोस्टली रिएक्शन करेंगे। अब हमारे पास नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, ठीक है ना, 2 और 5। अब या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, ये रिमूव करे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो इन कंपैरिजन ऑफ रिमूव ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स इट इज इजी टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन है 8 है, यहाँ पे 2 और 6 है। अब या तो क्या करे, ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना आसान है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं। फिर आता है फ्लोरीन, हमारे पास फ्लोरीन है, ये 9 है, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 और 7 आ जाता, फ्लोरीन है। अब यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब ये क्या करेगा, फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। फिर फास्फोरस है, ठीक है ना, फास्फोरस का 15 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, 8, 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। फिर सल्फर है, सल्फर का 16 है, 16 का यहाँ 2, 8 और 6, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर क्लोरीन आता, क्लोरीन का 17 है, यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। तो आप सभी देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करते हैं, जो उसका अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल है, जो लास्ट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसको रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाता है। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो आयंस होते हैं वो जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। अब आते हैं, समझते हैं। यहाँ अगर हमारे पास रिएक्शन है, सोडियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ हमारा हुआ तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ से देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में, आप देखो आयंस के बारे में आप देखो, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो यहाँ पे इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 10 + 1 कितने हो जाएंगे, 11। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे 17 है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो 18 हो जाएगा, यहाँ 17 और ये 1, ठीक है ना। यहाँ है ये 11 और यहाँ पे 10 और +1, तो ये बैलेंस, यहाँ 10 है और यहाँ 10 + 1 11, यहाँ 17 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ से क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 7 और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 1। तो ये 1 को डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, तो बन रहा है सोडियम क्लोराइड जो आयंस है। अब यहाँ सोडियम आयन देखो, जो आयनिक कंपाउंड है, अब यहाँ सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम इसको डोनेट किया है, इसीलिए जब डोनेट किया है इसीलिए इसके ऊपर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब मान लो मैग्नीशियम में देखते हैं, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम
इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और मैग्नीशियम आयन में चेंज हो जाता है +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप ध्यान से, यहां पे आप देखो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, और +2 करेंगे तो यहाँ से भी 12 होगा और यहाँ से भी 12। सेम कंडीशन अब यहाँ क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ क्लोरीन का कितना 17 है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स मान लो हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा क्लोराइड में, ठीक है। अब क्लोराइड में चेंज हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ +1 और यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। अब इसका जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास Mg, ठीक है ना, Mg जो है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ए इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा Cl2, ठीक है। रीजन क्या है कि यहां जो क्लोरीन के पास है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेगा तो ये भी क्या कंप्लीट हो जाएगा, और यहां से फिर ये चेंज हो जाएगा Mg++ और Cl2, ठीक है, Cl2 यानी 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके और ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आयनिक होते हैं, तो आयनिक यौगिक होते हैं तेजी से रिएक्शन करते हैं और जल्दी से इनका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे जो आयनिक यौगिक हैं, ठीक है ना, आयनिक जितने हमारे कंपाउंड हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है ना, कि अगर आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक यौगिक हैं, तो इनके गुणधर्म क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जो आयनिक यौगिक हैं, सबसे पहले आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक होता है, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये काफ़ी हाई होता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक दोनों काफ़ी अधिक होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड का अगर हम गलनांक देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो 1074 है और बॉइलिंग पॉइंट है 1686। ऐसे लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड का जो यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 887 है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1600 है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक बोलते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट गलनांक है, ठीक है ना, और दूसरा हमारा एक क्वथनांक है, ठीक है ना। तो इस तरह से गलनांक और क्वथनांक होता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1045 है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये 1900 है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक है 2850 है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 3120 है। और मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका जो गलनांक है यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है 981 है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है 1685 है। इस तरह से देखा जाए तो जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, काफ़ी अधिक होता है। तो जितने भी आयनिक यौगिक होंगे, आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अधिक होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ये सॉलिड ठोस होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये सॉलिड होते हैं और कठोर होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, जैसे कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को ये जकड़ के बांधते हैं। मीन्स इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, अंतर आणविक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अधिक मात्रा में होने के कारण एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं। जकड़ के रखने के नाते ये सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं, ठीक है ना। जितने आयनिक यौगिक होंगे ये सॉलिड भी होंगे और हार्ड भी होंगे। रीज़न क्या है कि इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के नाते इनका जो इंट्रामॉलिक्यूलर
इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल जो होता है वह अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में होने के नाते सॉलिड और कठोर दोनों पे होते हैं, यानी सॉलिड और हार्ड होते हैं। दूसरा, इनकी घुलनशीलता, ठीक है ना। अब इनकी जो घुलनशीलता है, डिसॉल्वेबिलिटी जो है, यानी जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। जितने भी वैद्युत संयोजक यौगिक होंगे वो मोस्टली क्या होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं। इन कुछ यौगिक जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, तो हमारा जो केरोसिन है, केरोसिन को अगर आप पानी में डालेंगे तो केरोसिन पानी से हल्का होने के नाते पानी के ऊपर सतह पर आ जाता है। सेम पेट्रोल का है, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सबको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी से ऊपर आ जाते हैं, यानी इसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो घुलनशीलता होती है, वैद्युत संयोजक जो यौगिक होते हैं मोस्टली पानी के अंदर तो घुलनशील होते ही हैं। इन कुछ यौगिक ऐसे हैं जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में हम केरोसिन, पेट्रोल और डीजल को ले सकते हैं। विद्युत चालकता, अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो पाई जाती है, अब रीज़न क्या है कि जैसे इसमें क्या होता है, इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाते क्या होता है, इनके बीच एक करंट प्रोडक्शंस होता है, इसलिए क्या विद्युत के चालक होते हैं, इनकी विद्युत चालकता अधिक पाई जाती है। तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक विद्युत के चालक भी होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धातु, ठीक है ना। धातु की प्राप्ति कैसे होती है, धातु प्राप्ति मतलब हम मेटल्स को कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब मेटल्स जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं को हम क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर से डिग करके या खोद के निकालते हैं, ठीक है ना। जो डिग करके निकाला जाता है, इसीलिए इनका नाम होता है खनिज, ठीक है, खनिज, ठीक है, जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब रीज़न क्या है कि हम इनको पृथ्वी के अंदर से खोद के निकालते हैं, इसीलिए इनका नाम खनिज के नाम से जानते हैं। इनमें से ऐसे खनिज जिसमें अधिक मात्रा में धातु हो, धातु की मात्रा क्या हो, अधिक हो, अधिक मात्रा में अगर हमारे पास धातु होती है तो ऐसे खनिज को हम अयस्क बोलते हैं। अयस्क मतलब ओर्स, ठीक है। ओर्स जो होते हैं, खनिज मतलब पृथ्वी के अंदर से जितना ही हम डिग करके, पृथ्वी की पपड़ी के अंदर से जितना हम डिग करके निकालेंगे सबका नाम खनिज होगा। लेकिन खनिज में क्या होता है, जिसमें अधिक मेटल्स होते हैं, मेटल्स की मात्रा अधिक होती है, ऐसे हम खनिज को अयस्क बोलते हैं, ओर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम खनिज में से शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट अपडेट अवश्य देखिएगा। तो आज के टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।